सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटी खुद बोलती है कि ये पूरा रीडेवलपमेंट हम खुद ही करेंगे। कॉपिक्स का सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या रोल प्ले करता है? सोसाइटी के पास में प्रोफेशनल एंड लीगल नॉलेज नहीं रहता है। रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने अप्रूव करना चाहिए कि अपने को सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है। आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कहीं काम चालू करके रुक नहीं जाए, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट प्रीफर करते हैं कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज सराली पेंसी और आज हमारे साथ है कॉपिक्स के पैनल कंसल्टेंट सीए सचिन शर्मा। हेलो सर। हेलो। सो आज हमें सर बताएंगे रीडेवलपमेंट के बारे में। आई थिंक हम सबको पता है रीडेवलपमेंट क्या है, पर आई गेस लेट्स हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट। सो सर, व्हाट इज रीडेवलपमेंट? ओके, सो बेसिकली कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को गिरा के डिमोलिश करके जब आप नया स्ट्रक्चर बनाते हो, दैट इज रीडेवलपमेंट। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिनोवेशन और रिपेयर। रिनोवेशन एंड रिपेयर इज समथिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की मरम्मत, उसको रिपेयर करके उसको हैबिटेबल रखना, एंड द सेकंड वन इज उसको डिमोलिश करो और आप नया स्ट्रक्चर बनाओ। या दैट इज रीडेवलपमेंट। करेक्ट। सो आई गेस रीडेवलप हमें कब समझ आता है कि रीडेवलपमेंट की जरूरत है? एकदम सिंपल आसान भाषा में, जब आपको लग जाए कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। दो टाइप की दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस होगी, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। मतलब प्लास्टर गिर रहा है, लीकेज हो रहा है उसका, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग इज कभी भी कोलैप्स हो सकता है, तो आप उसको रीडेवलपमेंट को जा सकते हो। सेकेंड, आप खुद से भी सोच सकते हो कि नहीं, अभी मुझे जो एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, और जब ये बिल्डिंग पहले डिजाइन की गई थी, प्लान की गई थी, वो अभी मेरे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही है, तो लेट्स डिमोलिश इट एंड गो फॉर अ रीडेवलपमेंट। सो बेसिकली रीडेवलपमेंट तब जब आपको जरूरत होती है, जब आपको लगे या फिर बिल्डिंग रहने के लायक नहीं है। ओके, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द मिनिमम एज और मैक्सिमम एज? ओके, सो रीडेवलपमेंट के लिए आप देखोगे तो एक लोगों का ऐसा कहना है, और एक जो यूडीसीपीआर जो है उसके अंदर है कि 30 इयर्स के बाद में इंसेंटिव स्कीम्स जो होती है, वो 30 इयर्स के स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग जो है उनको 30 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उनको इंसेंटिव रीडेवलपमेंट के अंदर इंसेंटिव्स मिलते हैं। सो रीडेवलपमेंट के अंदर 30 इयर्स के बाद में अगर बिल्डिंग हैबिटेबल नहीं है, उसके स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर में ये आ जाए कि ये बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनानी है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, तो उसको आप तोड़ के आपको नया बिल्डिंग बनाना पड़ता है। तो वो केसेस के अंदर में आपको रीडेवलपमेंट करना पड़ता है। सो बेसिक आप 30 इयर्स को कर सकते हो। ओके, सो अगर मेरी सोसाइटी की रीडेवलपमेंट करनी है, तो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? ओके, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट के थ्रू आपको चेक करना होगा कि रीडेवलपमेंट आपको नेसेसरी है या नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑडिट मतलब जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स जो रहते हैं वो आपको आके बिल्डिंग इंस्पेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टेस्ट लेते हैं कि आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, या फिर ये कोलैप्स कितने दिन इसकी लाइफ बची है। तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड होता है कि इसका आपको रीडेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। तो स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपको कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट में जाना है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है। सो कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट ऐसा कि सोसाइटी डिसाइड करती है कि रीडेवलपमेंट करना है, देन दे अपॉइंट अ बिल्डर और प्रमोटर कि आप ये हमें रीडेवलपमेंट करके दीजिए, आप ये बिल्डिंग को डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बना के हमें दीजिए आप। सो दैट इज कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट। सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटी खुद बोलती है कि ये पूरा रीडेवलपमेंट हम खुद ही करेंगे, वी विल नॉट अपॉइंट एनी थर्ड पार्टी प्रमोटर और बिल्डर, और ये सेल्फ रीडेवलप पूरा हम इन हाउस ही पूरा सब काम करेंगे। ओके, तो सर कॉपिक्स का सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या रोल प्ले करता है? ओके, तो कभी भी सोसाइटी को ये जब नेसेसिटी लगती है कि रीडेवलपमेंट करना है, सोसाइटी के पास में प्रोफेशनल एंड लीगल नॉलेज नहीं रहता है। सो बेसिक कोई भी रीडेवलपमेंट या कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको लीगली नॉलेज साउंड होने चाहिए, लीगल टीम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास टेक्निकल टीम होनी चाहिए, जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स होने चाहिए। फाइनेंशियल चीज़ों के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और फाइनेंशियल
चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व रहता है, सो आपको एक चार्टर्ड अकाउंट टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट्स चाहिए। तो कॉपेक्स बीइंग कॉपेक्स बीइंग कोऑपरेटिव एक्सपर्ट बीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोफेशनल्स, like we are chartered accountants, we are advocates, we are architects, we have engineers, we have everyone. So under one roof आपको ये सब लोग मिल जाते हैं, तो आपको जो चीजों की रिक्वायरमेंट, जो आपको गाइडेंस चाहिए होता है, वो आपको अंडर वन रूफ मिल जाता है। सो आप जब आप रीडेवलपमेंट का डिसाइड करते हो, तब आप सबसे आप हमें अप्रोच कर सकते हो, एंड देन वील एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द प्रोसेस है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकलती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब कि आज के डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से, यूडीसीपीआर के हिसाब से आपके लैंड पार्सल पे क्या कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटी के हिसाब से फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकलती है कि ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, और ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज क्या है। तो ये जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में प्रॉफिट भी होना चाहिए, रीडेवलपमेंट कर रहे हो प्रॉफिटेबल भी तो होना चाहिए, लॉस में कैसे करेंगे रीडेवलपमेंट। एंड सेकंड टेक्निकल फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। हो सकता है आपने जिस टाइम पे प्लॉट लिया हो, अभी रोड वाइडनिंग में वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही हो, या फिर कुछ ऐसे रिवर जोन में हो, या फिर कुछ ऐसे जोन में हो प्लॉट हो जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन परमिशन आपको नहीं मिलने वाली है। तो वो केसेस के अंदर में आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी भी आपको करवानी होती है। सो वी बीइंग अ टीम ऑफ प्रोफेशनल विल असिस्ट यू इन ऑल द केसेस। ओके, सो सर आपने मुझे फर्स्ट स्टेप तो बता दिया रीडेवलपमेंट में, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद पीएमसी का मतलब आपका रोल स्टार्ट होता है, करेक्ट? तो फिर इंजीनियर्स आते हैं, फिर वो कन्वेंस मतलब वो एडवोकेट्स का काम स्टार्ट होता है। राइट। सो कभी भी आप रीडेवलपमेंट करते हो, तो जैसा कि आपने बोला कि कन्वेंस, सबसे पहले सोसाइटी के पास में ओनरशिप ऑफ द टाइटल होना चाहिए। सो टाइटल ओनरशिप के बाद में टाइटल ओनरशिप कन्वेंस अगर आपके पास में टाइटल ओनरशिप आपके पास में, देन वहाँ से लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, देन इट गोज इनटू टेक्निकल एंड देन इट गोज इनटू फाइनेंशियल। सो लीगली क्लियर है, लीगली क्लियर होने के बाद में वो टेक्निकल में जाता है, टेक्निकली यहाँ पे बिल्डिंग बैठ सकती है, एंड वंस इट इज सुटेबल फॉर टेक्निकल एंड लीगल, देन वी एनालाइज द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, सो वेदर इट इज अ बेनिफिशियल और नॉट। सो कॉपेक्स आपको ये सब जगह पे आपको हेल्प करती है। ओके ओके। और फिर पीएमसी का रोल खत्म होने के बाद पीएमसी का रोल खत्म होता है कंप्लीशन के साथ में। क्यों? राइट, क्योंकि आप इधर केस में जाओ, अगर आप सोसाइटी है, आपने एज ए पीएमसी हमको अपॉइंट किया, तो हमारा रोल आपका सिर्फ ये बताना है कि आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। सपोज आप अपन बौद्धिक सिनारियोज में जाते हैं कि आपने कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट में गए, या फिर आपने सेल्फ रीडेवलपमेंट में गए। कन्वेंशनल में भी गए, तो जो प्रमोटर ने कमिट किया है और जो काम कर रहा है, वो आपको जैसा चाहिए था वैसा कर रहा है क्या, ये चेक कौन करेगा? टेक्निकली, या फिर आपको उसने कंस्ट्रक्शन जो कमिट किया था, जो क्वालिटी कमिट की थी, वो डिलीवर हो रही है क्या? तो ये हमारी टीम एज ए पीएमसी हम उसको वेरीफाई करते हैं कि टेक्निकली एंड कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपको जो कमिट किया गया था वही आपको मिल रहा है क्या? लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर में हमारा रेगुलर रोल आता है। फाइनेंशियल्स के अंदर में इनकम टैक्स एंड जीएसटी के क्या इम्पैक्ट है, उसके आप प्रॉपर कंप्लायंसेस कर रहे हो क्या, तो उसमें फाइनेंशियल रोल्स आते हैं। सो आपको, और जब आपका कंप्लीशन हो जाता है, पोजेशन के टाइम पे लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट, हैंडओवर के टाइम पे कन्वेंस होना चाहिए सोसाइटी, फिर उसके बाद रिवाइज डीड ऑफ डिक्लेरेशन, या फिर रिवाइज ऑफ सोसाइटी के न्यू मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करना है, न्यू जो कस्टमर्स हैं उनको एडिशनल मेंबर्स लेना होता है। तो ये सब चीज़ों के अंदर में पीएमसी का रोल एंड तक, फाइनल कंप्लीशन तक रोल रहता है। एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट के अंदर में जब सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट करती है, तब ये चीजें मॉनिटर कौन करेगा? सो ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी वी मॉनिटर एवरीथिंग। ओके, गॉट इट। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सोसाइटी मेंबर्स को कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए? मतलब सोसाइटी को किस में से ज्यादा बेनिफिट्स है? राइट, अगर सिर्फ इसमें बेनिफिट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली सेल्फ रीडेवलपमेंट में ज़्यादा बेनिफिट आते हैं।
क्योंकि जो बेनिफिट्स जो एक प्रमोटर या बिल्डर जिसको आप अपॉइंट करोगे वो जो बेनिफिट्स लेके जाने वाला है वो सोसाइटी के पास रह जाते हैं। ये एक आप फिनेंशियल टर्म्स में आप उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज नॉट दैट इजी। सोसाइटी के लिए ये सब मॉनिटर करना इजी नहीं होता है। अगर आपको टेक्निकली, लीगली या फिनेंशियली लगता है कि, या फिर क्योंकि सब लोगों, सोसाइटी के मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने अप्रूव करना चाहिए कि अपने को सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है, आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कहीं काम चालू करके रुक नहीं जाए, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लोग कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट प्रीफर करते हैं कि रादर देन मैनेजिंग 50 और 60 ऑड मेंबर्स, लेट्स गो फॉर प्रमोटर और बिल्डर जिसका प्रोमिनेंट जो है, जिसका नाम अच्छा है, अपन उसको काम दे देते हैं। ऑन आवर बिहाफ वो अपने को डेवलप करके दे देगा। आपको एक एडिशनल FSI, एक बड़ा फ्लैट आपको मिल जाता है एग्जिस्टिंग से, और आपको प्रॉपर एंड बेटर एमिनिटीज जो आप 3 साल पहले आपको नहीं थी, शायद लिफ्ट नहीं थी, अच्छी नहीं थी, पुरानी लिफ्ट थी, बेटर एमिनिटीज आपको मिल जाती है। तो ये आपको क्या चाहिए आप उनसे निगोशिएट करके आप उनसे भी ले सकते हो। और सेल्फ रीडेवलपमेंट के अंदर में कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, राइट, बिकॉज देयर विल बी अराउंड 50-60 ऑड मेंबर्स। छोटी सोसाइटीज के अंदर में उतना इश्यू नहीं आता है, लेकिन बड़ी सोसाइटीज में डीलिंग विद 60-70 ऑड मेंबर्स इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर रीडेवलपमेंट कमिटी। सो उसके लिए पीपल प्रीफर की बड़ी सोसाइटीज में लेट्स गो फॉर कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट, एंड छोटी सोसाइटीज, या फिर आपको लगता है कि ये इतने बड़े मेंबर्स को मैनेज करना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू कमिटी, देन यू कैन गो फॉर अ सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट के वक्त सोसाइटी का लीडर कौन होता है, मतलब कौन लीड करता है, चेयरपर्सन और सेक्रेटरी? राइट, अभी सबसे पहले जब सोसाइटी स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाती है, SGM के अंदर में ये डिसाइड होता है कि हाँ अपने को रीडेवलपमेंट करना है। रीडेवलपमेंट होने का ये एजेंडा अप्रूव होने के बाद में एक रीडेवलपमेंट कमेटी बनती है। Correct. वो रीडेवलपमेंट कमेटी कैन बी अ एग्जिस्टिंग कमेटी और कैन बी अ डिफरेंट सेट ऑफ मेंबर्स, जो शायद एक आर्किटेक्ट है, एक CA है, एक एडवोकेट, जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, लेकिन वो दे आर माइट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, but they can become a committee member of redevelopment committee, and then वो redevelopment committee steering पे आ जाती है, and they just take this vehicle है। तो redevelopment committee decide, बाद में redevelopment committee का काम होता है कि PMC अपॉइंट करना, या फिर उनको कन्वेंशनल में जाना है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाना है। they propose in front of the society, and then society take a call कि उनको redevelopment में, सेल्फ रिडेवलपमेंट कन्वेंशनल में जाना है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट जाना है, राइट। ओके, सो सर रीडेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है? मतलब मैंने बहुत जगह सुना है कि हमने रीडेवलपमेंट में हमारी सोसाइटी दे दी या फिर बिल्डिंग दे दी और हम अटक गए, सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट? राइट, अभी जो आप अटक गए बोलते हो, तो ये अगर आपका लीगल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप नहीं अटकते हो। आपको बेसिक 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको एग्रीमेंट में ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आप हमें क्या देने वाले हो। आप मेरा 100 स्क्वायर मीटर का यूनिट ले रहे हो, आप मुझे क्या दोगे? आप 120 स्क्वायर मीटर दोगे, 30 दोगे, 140 दोगे? आप मुझे कितना स्क्वायर मीटर दोगे अगेंस्ट माई 100 स्क्वायर मीटर? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो एग्रीमेंट में आंसर होना चाहिए। सेकेंड, आप ये कब दोगे मुझे? तो बिल्डर ने आपसे ले लिया रीडेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसमें कंप्लीशन डेट ही नहीं डाली है। आपसे ले ली उन्होंने, सोसाइटी ले ली, सोसाइटी लेने के बाद में उन्होंने यही नहीं लिखा कि आप 3 साल में दोगे, 5 साल में दोगे, लेकिन आपने दे दिया उनको, तो आपको कंप्लीशन डेट उसमें लिखना जरूरी है। तीसरा, एक PAAA परमानेंट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन एग्रीमेंट, एक PAAA बोल के एग्रीमेंट है, उसके अंदर में आपको रेंट मिलता है, या आपको आपको अकोमोडेशन के लिए आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट एक प्रमोटर करके देता है। तो आपको PAAA भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जितने दिन बिल्डिंग नहीं बन रही है उतने दिन आप मुझे अल्टरनेटिव अकोमोडेशन आप दे रहे हो, या फिर रेंट इन स्पेस आप उसकी या फिर आप रेंट देता है आपको वो अगेंस्ट, आपको शायद अल्टरनेटिव अकोमोडेशन नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते मुझे रेंट दे दो उसके अगेंस्ट। तो आपको ये PAAA एग्रीमेंट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जब आप जॉइंट डेवलपमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, कन्वेंशनल डेवलपमेंट के लिए प्रमोटर को देते हो, तो ये एग्रीमेंट में ये क्लोजेस होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये क्लोजेस वहाँ पे नहीं है, तो जो आप बोल रहे हो कि सोसाइटी, आपने सुना है कि हमने रीडेवलपमेंट में देखे अटक गए, तो ये क्लोजेस प्रॉपर नहीं होने का। इसके अलावा भी बहुत से रहते हैं, जैसे टैक्सेस का इम्प्लीकेशंस कैसे एड्रेस किया जाएगा,
स्टैम्प ड्यूटी का इम्प्लीकेशंस कैसे एड्रेस किया जाएगा, इनकम टैक्स जीएसटी को कैसे एड्रेस किया जाएगा, जो एडिशनल एरिया लेता है उसका पेमेंट कब किया जाएगा, क्योंकि सपोज मुझे 120 स्क्वायर मीटर मिल रहा है लेकिन मुझे 150 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो मैं एडिशनल जो ले रहा हूँ 30 स्क्वायर मीटर वो उसका पेमेंट मैं प्रमोटर को कैसे करूँगा, कब करूँगा। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर में प्रॉपर एड्रेस होने चाहिए। तब जाके अगर आपका लीगल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप जो बोल रहे हो कि सोसाइटी देखे टगी तो वो पॉसिबिलिटी नैलिफाई कर सकते हैं और अपन मैक्सिमम इश्यूज अपन अवॉइड कर सकते हैं ड्राफ्टिंग एंड लीगल ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो और जब आप सेल्फ रीडेवलपमेंट का बोलते हो, सेल्फ रीडेवलपमेंट के अंदर में आपको अटकने का सवाल तभी आता है जब इंटरनल डिस्प्यूट हो जाए। Correct. तो उसके लिए प्रॉपर एमओयूज होने चाहिए बिटवीन द मेंबर्स कि आपको कितने एरिया एडिशनल मिलेगा, कितना पेड एरिया ले रहे हो, कितना ओवर एंड अबाउट एरिया ले रहे हो, उसका पेमेंट कब करोगे, हु विल टेक द होल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रीडेवलपमेंट। उसमें पीएमसी का रोल बहुत मेजर प्ले करता है क्योंकि जो रीडेवलपमेंट कमेटी रहती है काफी केसेस के अंदर में लाइक मुझे ऐसा किसी को ऐसे नेगेटिव प्रोजेक्ट नहीं करना है बट काफी केसेस में क्या होता है इसमें करप्शन के चांसेस भी आते हैं। लाइक यू आर गिविंग ए फाइनेंशियल राइट एंड फाइनेंशियल चीजें आप किसी एक 5 लोगों को दे रहे हो जहाँ के जिसके अंदर में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, आप वो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करेंगे, वो सब टेंडर निकालेंगे, वो बहुत बताएंगे कि ये काम कौन करेगा, तो हो सकता है उसमें किकबैक्स है, ये सब है। तो इसके लिए पीएमसी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। टेंडरिंग में अगर आप एक किसी थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसी को इन्वॉल्व करते हो तो वो मेक श्योर करती है कि कहीं पे कुछ माल प्रैक्टिसेस नहीं हो, आपको बेटर कॉस्ट के अंदर में बेटर क्वालिटी मिले। आप तो ये सब चीज़ों को आप पीएमसी हैंडल करती है। टाइम पे डिलीवरीज हो आपकी, फाइनेंशियल और जो आपने बजटिंग बनाई है उस हिसाब से पैसे का अरेंजमेंट हो, जो एडिशनल आपको पैसा लगने वाला है टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग वो तो आपको एडिशनल एरिया जो आप मार्केट में बेचोगे कस्टमर को उससे वो पैसा खड़ा होगा और उससे वो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। सो ये सब चीज़ों के अंदर में पीएमसी का रोल मेजर प्ले करता है बिकॉज एक रीडेवलपमेंट कमेटी ये सब चीज़ें नहीं कर सकती है। तो सब लोगों को उन पे एक लेवल तक का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी होनी चाहिए। सो वी बीइंग कॉपेक्स कोऑपरेटिव एक्सपर्ट हम ये रोल प्ले करते हैं और हम बताते हैं कि आप टेंडरिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, क्या क्लोजेस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए टू अवॉइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल लिटिगेशंस एट लेटर स्टेज। तो कोपेक्स कोऑपरेटिव एक्सपर्ट्स जो है इसके अंदर में हमारे जो मेंटर है रमेश प्रभु सर, ही इज चेयरमैन ऑफ महासेवा मुंबई। सो अभी तक उनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नाउ वी आर कमिंग अप इन पुणे, सो अंडर द गाइडेंस ऑफ हिम सो ये सब रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और सेल्फ रीडेवलपमेंट पीएमसी के प्रोजेक्ट्स हम पुणे में कर रहे हैं। ओके so thank you so much sir, it was very nice to have you here. So viewers, हमें रीडेवलपमेंट के बारे में तो पता था पर अब हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली है रीडेवलपमेंट के बारे में। सो आई गेस वी ऑल शुड थैंक सचिन सर फॉर दैट। ऑल्सो रीडेवलपमेंट के बारे में और सारी चीजें जैसे कि पीएमसी, जैसे हमने अभी बोला पीएमसी का रोल क्या होता है, सेल्फ रीडेवलपमेंट और इनकम टैक्स और जीएसटी इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ये सारे के सारे पॉडकास्ट दे आर अपकमिंग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड ऑल्सो महासेवा इन एसोसिएशन विद कॉपेक्स सो महासेवा इन एसोसिएशन विद कॉपेक्स एक सेमिनार अरेंज कर रहे हैं ऑन 31 मई और एड्रेस इसका नीचे आया है। सो प्लीज गाइज अटेंड इट, आपको और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी इन सारे सब्जेक्ट्स पे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच।